नमस्कार बच्चों, जय हिंद। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा चर्चा में है। जैसे हम लोग एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी फसल के लिए इतना होना चाहिए ना। हाल ही में भाजपा सांसद वरुण गांधी बड़ा चर्चा में है, क्योंकि संसद में फसलों के लिए उन्होंने एमएसपी के लिए एक निजी विधेयक पेश किया। ठीक है, अब ये क्या है? दैट्स अ फार्मल राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट बिल 2021, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कृषि उपज के गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार विधेयक 2021। अब इस बिल में क्या क्या बात हम लोग करते हैं? इसमें कहा गया द फार्मर राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक बार इसमें फंड बना दीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं। अब ये कितनी फसलों के लिए होगा? तो उन्होंने बताया कि 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है, जिसे उत्पादन की सकल लागत पर 50% के लाभांश पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सकल लागत जितनी आ रही उसका 50% के लाभांश पर निर्धारित करिए आप। यदि किसी किसान जो इस एमएसपी से कम पर अगर उसे कीमत मिल रही है तो वह प्राप्त कीमत और गारंटीकृत एमएसपी के बीच के अंतर के बराबर मुआवजे का अधिकार होगा। मतलब उसने कहीं किसी को बेच दिया मान लो मैं किसान हूं और मैं ए के पास गया, मैंने उसको बेचा और मेरी फसल का मूल्य था, मान लीजिए एमएसपी डिसाइड किया गया 2000 रुपये, और मेरी फसल बेची 1700 रुपये में, तो 300 रुपये जो है ना, तो वो गारंटीकृत एमएसपी जो 300 रुपये था मेरा हक, वो मुझे नहीं मिला। तो जिसने मुझे वो 300 रुपये नहीं दिया तो वो मैं रसीद लेके जाऊंगा, और 300 रुपये मुझे कौन देगा? वो मुझे सरकार के उस 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से मिलेगा, जो वहाँ पर वो सेट करना है, वो एक अकाउंट बनाना है। तो वहाँ पर यहाँ पर मुझे 300 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी फसल 300 रुपये कम की बिकी। इस विधेयक में कृषि उपज लेन देन के 2 दिनों के भीतर भुगतान सीधे किसानों के खातों में किए जाने का प्रोविजन किया गया। अब किसानों को गारंटीड एमएसपी की घोषणा के परिणाम स्वरूप लगभग 93 मिलियन कृषि परिवारों के लिए बेहतर कृषि उपज मूल्य प्राप्त होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से उठाव होगा। अब चलिए हम लोग बात समझते हैं एमएसपी क्या होता है। देखिए, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल की वह वैल्यू या कह सकते हो वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ये तो ठीक है, करती तो है। अब इस पे कानून बनाने की बात हो रही है। इससे कम पे अगर हुआ तो वो या तो कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर वो जो कम पे जा रहा है वो मुआवजा दिया जाए। खैर, उससे पहले समझते हैं एमएसपी की गणना कैसे करते हैं। एमएसपी की गणना किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना कीमत के आधार पर की जाती है। अब 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार एमएसपी को उत्पादन लागत से 1.5 गुना के बराबर रखा जाएगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जैसे CACP कहते हैं, कि संस्तुति पर 1 साल में एमएसपी का 2 बार निर्धारण किया जाता है, एक बार रबी की फसल के लिए और एक बार खरीफ की फसल के लिए। अब ये CACP क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये एक वैधानिक निकाय है जो विधि के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको कानून के द्वारा स्थापित किया गया है, जो खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे हम लोग CACP कहते हैं, वो A2+FL और C2 लागत दोनों को ध्यान में रखता है। अब देखिए समझते हैं, पहले हम लोग समझते हैं A2 लागत क्या होती है। A2 लागत में किसान के द्वारा सीधे नगद रूप में बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की जिसमें मजदूरी हुई, ईंधन और सिंचाई आदि पर किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान को शामिल किया जाता है। लेकिन मैंने बात की A2+FL, इसका मतलब क्या होता है? A2+FL में A2 के साथ कुछ अतिरिक्त अवैतनिक पारिवारिक श्रम को भी शामिल किया जाएगा। मतलब मैंने अपने खेत में 4 मजदूर रखे और मैं भी जुट गया उनके साथ, तो मैं मजदूरों को तो मजदूरी दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए तो मजदूरी नहीं है ना, मेरा तो अपना खेत है। तो यहाँ पर मैं अवेतनिक हो गया, मतलब मुझे वेतन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मेरा भी
जो पारिवारिक श्रम है उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। अब C2 लागत क्या होती है? C2 लागत में जो कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक परिश्रमिक मतलब A2 प्लस FL के अलावा अब जिस खेत में फसल हो रही उस जमीन का एक किराया भी तो होगा, तो खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी इसमें शामिल किया जाएगा। समझिए, C2 लागत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब C2 में A2 प्लस FL के अलावा जिस जमीन पर वो खेती की जा रही है उस जमीन का किराया भी इंक्लूड किया जाएगा और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला, कोई कृषि पूंजी उठाई तो उस पर जितना ब्याज लग रहा है उस समय वो ब्याज भी शामिल किया जाएगा। बात समझ में आया? तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है C2 लागत। ठीक है, A2 लागत समझिए आपने, A2 प्लस FL लागत समझी। FL में अवैतनिक पारिवारिक श्रम को भी इंक्लूड कर लेंगे और C2 लागत में इन दोनों के साथ साथ जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस सबके बावजूद भी MSP की कुछ सीमाएं हैं। MSP के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल की खरीद FCI के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS कहते हैं, के तहत नियमित रूप से की जाती है। क्योंकि राज्य सरकारों के द्वारा अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है और जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार के द्वारा की जाती है वहां के किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं। अब ये MSP आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों की मर्जी पर भी निर्भर करती है। APMC मतलब मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, और छोटे किसानों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो किसानों को MSP से कम कीमतों की प्राप्ति होती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलों के लिए किसानों को विशेष रूप से फसल के समय प्राप्त होने वाली कीमतें आधिकारिक तौर पर घोषित MSP से काफ़ी कम होती हैं। और चूंकि MSP के लिए कोई वैधानिक, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं बनाया गया, इसलिए इसकी अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती, ऐसा सरकार ने पहले से कह रखा है। तो बड़ी दिक्कत है। मतलब हम उगाएं भी, हम आपको खिलाएं भी, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है उसके लिए उचित मूल्य मांगने का। हम सरकार कह रहे कि नहीं मैंने तो बना दिया, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते। फिर किसान क्या करे भैया? अब सरकार द्वारा MSP पर वास्तविक खरीद काफ़ी कम की जाती है, जो कि गेहूं और धान की केवल 1/3 फसल, खासतौर पर जिसमें से 1/3 में से आधी फसल तो केवल पंजाब और हरियाणा से खरीदी जाती है, और 10 से 20% चुनिंदा दलहन और तिलहन फसलों तक सीमित है। 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार केवल 6% किसान सरकार को MSP की दरों पर गेहूं और धान बेचते हैं, तो बाकी 94% किसान परिवार कहाँ जाएगा? मंडी में जाएगा ना, बिचौलियों के पास जाएगा ना। अगर MSP 2000 है गेहूं का तो नहीं मिलेगा उसको, 1975 रुपये डिसाइड है अभी, समय नहीं मिलेगा। उसे कितना मिलेगा? 1500 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये, बहुत ज़्यादा जाएगा 1700 रुपये। तो अब MSP को वैध बनाने में क्या चुनौतियां हैं, मैं आपको समझाता हूं। नीति आयोग में एक अर्थशास्त्री थे रमेश चंद्र, उनको शामिल किया गया। वही रमेश चंद्र जिनकी आप किताब पढ़ते हो इकोनॉमी में। उन्होंने एक पत्र में बताया नीति आयोग को न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के खिलाफ उन्होंने एक तर्क दिया। इनका तर्क है कि मांग से अधिक उत्पादन हो जाने पर बाजार में वस्तु या उपज की कीमत में गिरावट होगी, और ऐसी स्थिति पूर्व निर्धारित मूल्य होने की वजह से निजी बाजार या निजी व्यापारियों जो हैं वो बाजार से दूर हट जाएंगे, क्योंकि निजी व्यापारियों के लिए यहां पर प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप MSP घोषित अधिकांश कृषि उपज मुख्य रूप से सरकार को खरीदनी पड़ेगी, जो कि अनसस्टेनेबल है। दूसरा, इन भाई साहब ने क्या कहा रमेश चंद्र जी ने, सुनिए। गोदामों में, राशन की दुकानों में या परिवहन के दौरान गेहूं और चावल के रिसाव और भ्रष्टाचार की बाहरी गुंजाइश है। इसके अलावा चूहे वगैरह भी खा जाते हैं। तीसरी, उन्होंने एक बात कही कि जहां अनाज और दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा सकती हैं, वहीं जो नाइजर बीज, तिल या कुसुम के मामले में यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अगर उच्च लागत पर खरीद किए जाने का अर्थ यह होगा कि खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी,
जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जो उससे गरीब लोग बड़े प्रभावित होंगे, मतलब किसान गरीब नहीं है। अब एमएसपी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद दरों से अधिक होने की स्थिति में भारत के कृषि निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में कृषि निर्यात का कुल निर्यात मदों में करीब 11% हिस्सा है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हाई एमएसपी हो जाएगी, उच्च एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटीकृत किए जाने पर भारत को विश्व व्यापार संगठन में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने 2019 में विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ बाजार मूल्य समर्थन के रूप में कृषि को घरेलू सहायता दिए जाने से संबंधित एक मामला सफलतापूर्वक जीता भी था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा रेट पर खरीदोगे, एमएसपी ज़्यादा दोगे, तो राजकोष पर इससे भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि सरकार को निजी भागीदारी के अभाव में सभी बिक्री योग्य अधिशेष की खरीद करनी होगी। अब यदि केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने वाली सभी 23 फसलों को 100% खरीद की गारंटी के लिए कानून बन भी जाता है, तो फल और सब्जियां, मसाले और अन्य फसलों की खेती करने वाले भी जो किसान हैं वो भी इसकी मांग करने लगेंगे। तो इन्होंने तो भैया बहुत कुछ बताया है। तो इन्होंने बताया, रमेश चंद्र जी ने, कि भैया इसके डीमेरिट बहुत ज़्यादा है, एमएसपी को वैध नहीं करना है। तो कुल मिला के द हिंदू में सीसीईए, सीएसीपी, एमएसपी और रमेश चंद्र जी की सिफारिश की बात है, जिसको मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और लोगों को शेयर भी करें। जय हिंद।